दोस्तों, अगर आप जेईई के लिए ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो देखे बिना ड्रॉप नहीं लीजिएगा। ये वीडियो हर ड्रॉपर को देखनी चाहिए। बिकॉज अगर आप इसमें बताई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कितना भी कोशिश कर लिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक आईआईटी एग्ज़ाम। ये वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में सब पहलुओं पे बात की है। आप इस वीडियो को देखिए, 10 मिनट 15 मिनट, आई डोंट नो कितनी देर का वीडियो बनने वाला है, बट मैं बहुत डेप्थ में चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। ये हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए। भले आप मेरे से पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हर जेई एस्पिरेंट के लिए ये पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा और एकदम लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एस्पेक्ट जो है वो आपकी समझ में आए। मैं आपके साथ कई सारी बातें करूंगा, रिवीजन से लेके मॉक टेस्ट से लेके सॉल्विंग से लेके थ्योरी लेक्चर टाइम टेबल सब चीज़ें, ठीक है। विल बी कवरिंग एवरीथिंग। सो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको सेव करके रखिएगा। अगर कभी भूल जाएं तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इंसान की आदत होती है जल्दी भूल जाते हैं हम अच्छी चीज़ें, है ना। वी फॉरगेट गुड थिंग्स वेरी इजीली। बुरी चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। तो अगर इसको भूल जाए तो दोबारा देख लीजिएगा, हर मंथ देखिए, 2 महीने बाद देखिए। आप किसी भी ईयर के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं बात। सबसे पहले जो बात हमें करनी है, जो हमें समझनी है, वो ये है कि ड्रॉप ईयर जो होता है ना, वो क्लास 12 के जैसा नहीं होता है। इसको आप क्लास 12 पार्ट 2 मत समझिएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो ड्रॉपर करते हैं वो है कि वो वही स्ट्रेटजी रिपीट कर देते जो उन्होंने 12th के समय जेई को क्रैक करने में लगाई थी। अरे भाई, सेम ही स्ट्रेटजी लगाएंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। जो इस बार आया है वही अगले साल आ जाएगा। तो वैसा ना हो तो सबसे पहले ये एनालाइज करना ऑनेस्टली जरूरी है कि मेरा फेलियर क्यों हुआ। मैं क्या इनकंसिस्टेंसी की वजह से रह गया, या मैंने प्रैक्टिस नहीं की उस वजह से रह गया, या मेरी रिवीजन कम थी उस वजह से रहा, क्या मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मेरे फंडामेंटल्स मेरे बेसिक्स ही वीक्स थे, या फिर मेरी लाइफ में किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन थी, कोई दोस्त थे, मित्र थे, वेब सीरीज थी, इंस्टाग्राम था, यूट्यूब शॉर्ट थे, क्या पता कौन सी डिस्ट्रैक्शन थी। ये ऑनेस्टली एनालाइज करना जरूरी है, खुद को बताना जरूरी है। पेरेंट्स को बताना जरूरी नहीं है, मुझे बताना जरूरी नहीं है, टीचर्स को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद को बताना जरूरी बहुत है, ताकि अगले साल हम वही चक्कर में उसी वीक लिंक के कारण अपनी प्रेपरेशन को खराब ना कर लें। ड्रॉप ईयर में जो सिलेबस होता है ना, ड्रॉप ईयर में सिलेबस को क्रैक नहीं करना होता है, हैबिट्स क्रैक करनी होती हैं, है ना। तो ड्रॉप ईयर में सिलेबस नहीं, हैबिट्स क्रैक करना सीखना पड़ेगा हमें। तो ये सेल्फ एनालिसिस जो है वो सबसे पहला स्टेप है। कोई भी चीज में चेंज तभी आता है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि करंट चीज जो है खराब है। चाहे वो अपना टूथ ब्रश ही क्यों ना हो, हम टूथ ब्रश तभी चेंज करते हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि करंट टूथब्रश मेरा खराब हो गया है ना। तो वो सेल्फ एनालिसिस सबसे पहले आपको आज ही कर लेना है, ठीक। दूसरी चीज, होता क्या है कि हमें हम जनरली क्या करते हैं, हम कई बार मुश्किल चीजों से शुरू कर लेते हैं। कई बार करना सही भी होता है, लेकिन ड्रॉप ईयर में आप देखिए आपको क्या करना है। ड्रॉप ईयर में आपको सबसे पहले अपने हाई कॉन्फिडेंस वाले जो चैप्टर्स हैं उनसे शुरू करना है। मैं बहुत बारीकी से आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो, कई ड्रॉपर ऐसे होते हैं जिन्होंने, लेट सपोज ये हमारा एक चैप्टर नंबर 1 है किसी भी सब्जेक्ट में, इसकी थ्योरी मेरे को आती है ना। अब अगर इसकी थ्योरी मेरे को आती है तो दोबारा लेक्चर अटेंड करके मैं क्या करूंगा, तो मैं क्यों ना उस चैप्टर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं। तो मान लीजिए आपको कुछ 4-5 चैप्टर की थ्योरी पहले से आती है, तो एक एंड पे आप उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके दोबारा लेक्चर लगाने से क्या होगा, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में।
और केमिस्ट्री में थ्योरी आप दोबारा अपने नोट से पढ़ सकते हैं भाई। उसके लिए भी आपको लेक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हमें वही थ्योरी को रिपीट करने से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो जाएगा, अगर हमने उसको पहली बार में अच्छे से पढ़ लिया है तो। हाँ, अगर हमने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को, थ्योरी हमारे अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तो फिर हमें थ्योरी करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करिए? जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, वहां से स्टार्ट करिए, ताकि आपको शुरू में ही डीमोटिवेशन ना आ जाए, क्योंकि ड्रॉप ईयर में डीमोटिवेशन बहुत आता है। तो अच्छे स्ट्रॉन्ग चैप्टर से स्टार्ट करिएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और पढ़ने का मन करेगा। तो कोशिश करें कि अच्छे जो चैप्टर्स हैं, आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, एक बार वहां से शुरू करिए, कंसिस्टेंसी को लाइए। ये 1 साल का जो सेक्रीफाइस है ना, ये 40 साल आपको आगे सेटिस्फेक्शन देने वाला है, अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो। याद रखिएगा इस बात को। इसलिए जो चैप्टर की थ्योरी हो गई है उसको छोड़ दीजिए, थ्योरी को, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसकी रिवीजन करिए, और जिनकी थ्योरी रहती है उसकी पूरी एंड टू एंड थ्योरी, प्रैक्टिस और रिवीजन तीनों चीजें करके चलिएगा। तो आप देखेंगे कि आपका सिलेबस धीरे धीरे कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रॉपर्स क्या करते हैं? ड्रॉपर्स को जेई प्रेपरेशन का बहुत समझ आ जाता है, उसको पता चल जाता है ये किताब भी है, वो किताब भी है, ये कोचिंग का मॉड्यूल, वो कोचिंग का मॉड्यूल, ये कोचिंग के नोट्स, वो कोचिंग के नोट्स। वो इतने सारे रिसोर्सेज को जमा कर लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 साल प्रेपरेशन में है, तो उसके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी जमा हो रहे हैं। किसी टेलीग्राम ग्रुप से उठा लिया, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से उठा लिया, किसी वेबसाइट से उठा लिया। तो रिसोर्सेज, इतने रिसोर्सेज का क्या करोगे? रिसोर्स को एक ही रखो, रिसोर्स एक ही रखो, रिवीजन को बढ़ाओ, है ना। रिसोर्स कम रखो और रिवीजन ज्यादा, ये मंत्र हमें ध्यान में रखना है। जैसे जो लोग मेरे से मैथ्स पढ़ते हैं, हम उनको सिंगल रिसोर्स वो लोग फॉलो करते हैं जिसका नाम हम RBC दिए हैं। ऐसे ही आप अपने टीचर से पढ़ते होंगे या आपके पास कोई रिसोर्स होगा, आप उसको फॉलो करिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि रिसोर्स, जैसे अभी आप देखेंगे एडवांस का पेपर, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो भैया अब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग हैवी किताब उठा लोगे तो फिर तो रिसोर्स मिच मैच हो गया ना। आपके पास ऑर्गेनिक के एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने एकदम हैवी नोट्स, एक हैवी किताब उठा ली, उसका क्या सेंस बनता है? तो एग्जाम ओरिएंटेड जो रिसोर्सेज है ना, वो हमें उठाने हैं। मैथ्स में मान लो हमारा एक पर्टिकुलर चैप्टर का इस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम ओलंपियाड लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, भाई व्हाट इज द नीड फॉर दैट? आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट आईआईटी को क्रैक करना है, तो उस टारगेट के पैरेलल या उससे हल्के से ज्यादा मुश्किल वाले रिसोर्सेज को आप पकड़ सकते हैं। आपके पास, याद रखिएगा, टाइम लिमिटेड है। ऐसे ही सब कुछ करते रहिएगा, अगर एक्स्ट्रा चीजें करिएगा तो कुछ चीजें छूटेंगी, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिवीजन ज्यादा होनी चाहिए हमारी, और रिसोर्सेज को हम लिमिटेड रखेंगे, फोकस्ड रखेंगे। मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत जरूरी हैं। हर 15 दिन के गैप पे आपको एक मॉक टेस्ट, या 21 दिन के गैप पे एक मॉक टेस्ट आपका होना ही चाहिए, जैसे भी आपकी कोचिंग में चलता हो। 15 या 21 दिन, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हर 7 दिन के गैप पे आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। मॉक टेस्ट से भागना मतलब आईआईटी से दूर भागना। क्लियर है ना बात? ये याद रखना, ये बात जो ऐसे बोल्ड में मैंने लिखी है ना, ये याद रखने वाली बातें हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और किसी भी मॉक टेस्ट को नहीं देंगे जब तक उस चैप्टर की 80% प्रेप हमारी नहीं हो गई है। भाई बिना प्रेपरेशन के मॉक टेस्ट में बैठना का क्या सेंस बनता है ना। क्योंकि मॉक टेस्ट हमें मार्क्स नहीं, रियलिटी दिखाते हैं। अब अगर हमने प्रेप की ही नहीं तो रियलिटी क्या ही दिखेगी, हम फेलियर दिखेंगे मॉक टेस्ट में। इसलिए 80% उस चैप्टर की प्रेप जरूर होनी चाहिए। कहते कैसे पता चलेगा सर कि 80% हो गया है? तो 80% में सबसे पहले आपके उस चैप्टर के लेक्चर्स,
कवर हों। उस चैप्टर की प्रैक्टिस में जैसे मैथ्स की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 200 क्वेश्चंस आपने लगाए हों, इतने फिजिक्स में भी लगाने चाहिए, और आपकी कम से कम एक बार रिवीजन उनकी हो गई हो, तो आप समझ लीजिए कि 80% आपका वो चैप्टर की प्रेप जो है वो हो गई है। ठीक, अगली चीज हम क्या करते हैं, हम एक परफेक्ट स्केड्यूल बनाने की कोशिश करते रहते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्केड्यूल सिंड्रोम। इसमें फंसे रहते हैं हम, है ना। ड्रॉपर जो होता है ना, वो नॉलेज की वजह से फेल नहीं होता, वो इनकंसिस्टेंसी की वजह से फेल होता है। भैया परफेक्ट सिंड्रोम वाले चक्कर में अगर फंस गए कि मेरा जब तक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनेगा तब तक मैं तैयारी शुरू नहीं करूंगा, आज अगर मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया है तो मैं आज पूरा दिन ही वेस्ट कर दूंगा। अरे भाई, जितना पढ़ सकते हो, जितना टाइम उस दिन इन्वेस्ट कर सकते हो उतना तो करो। एक सिंपल एग्जीक्यूटेबल टाइम टेबल बनाओ जिसको तुम फॉलो कर सको, है ना। तुम्हारा टाइम टेबल ऑलमोस्ट फॉलो होना चाहिए, कहते कि कम से कम 90% तो टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। दिन के अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं क्लास को मिला के, ठीक है, क्लास प्लस होमवर्क सारा सेल्फ स्टडी मिला के अगर वो 10-12 घंटे हैं तो चलेगा। सारे सब्जेक्ट्स को आपको बराबर टाइम देना है, T/3 के रूल को बिल्कुल नहीं भूलना। हर सब्जेक्ट को टोटल टाइम का, अगर आप टोटल 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम मैथ को 4 घंटे देने हैं, उससे ज़्यादा देने हैं तो भैया दे दो अगर तुम्हें लगता है तो, क्योंकि मैथ ज़्यादा टाइम मांगता है, ये सबको पता है। मैथ का पेपर टफ आता है, ये भी सबको पता है। मैथ की कैलकुलेशन लेंदी आती है, ये भी सबको पता है। लेकिन टाइम देने के समय हमें नहीं पता कि हम मैथ्स को कितना टाइम दे रहे हैं। हम ये तो चिल्ला देते हैं कि भैया मैथ बहुत डिफिकल्ट है, मैथ बहुत लेंदी है, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि आओ मैथ को ज़्यादा टाइम देते हैं, आओ मैथ्स ज़्यादा पढ़ते हैं, आओ मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। वो हम कभी नहीं करते। हम केवल और केवल रिजल्ट बेस्ड तैयारी करते रहते हैं, एफर्ट के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है। अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेपरेशन करते रहेंगे तो रिजल्ट कभी आएगा नहीं। रिजल्ट तभी आएगा जब आप एफर्ट ओरिएंटेड, एफर्ट बेस्ड प्रेपरेशन करेंगे। तो फोकस किस पे रखें? फोकस अपने एफर्ट पे रखें। इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मैं अपने टाइम टेबल को और बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं आज 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूं बिना हेल्थ को खराब किए? वो चीज निकालने के ऊपर अगर हम अपना ध्यान रखें, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालने के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एफर्ट इंप्रूव होगा। एफर्ट इंप्रूव होगा तो रिजल्ट अपने आप ही इंप्रूव हो जाना है जब आप अगले साल जेई एडवांस का एग्जाम देंगे तब। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो है ना, वो नॉन नेगोशिएबल है। जो कंसिस्टेंसी जो है ना, कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है। वही चीज रोज रोज करना बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन सिलेक्शन वहीं से होता है भैया। इसलिए हर रोज का ऐसा एक फंडामेंटल रूल होना चाहिए कि मैं मैथ के 10-15 क्वेश्चन बनाऊंगा, फिजिक्स के 10-15 क्वेश्चन बनाऊंगा, केमिस्ट्री की कुछ कुछ थ्योरी मैं रोज पढ़ूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन बना लूंगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन होते हैं तो वो बना लूंगा। हर रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है वो हमें बनाने बहुत आवश्यक हैं। केवल थ्योरी ही पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। तो आपको अपने प्रेप में ये ध्यान रखना है कि आप डेली कुछ ना कुछ सॉल्विंग करते रहें। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई डेली एक आरबीसी जो है जरूर करते रहना, उससे वो कंसिस्टेंसी बनती है और बाद में रिजल्ट्स भी बनते हैं। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना, स्पेशली जो बच्चे 12th के साथ अभी जेई देंगे आपके साथ। आप तो ड्रॉपर हो, आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का भैया टाइम नहीं है। वो लोग तो अगले साल ड्रॉप ईयर कर लेंगे और यही वाला वीडियो देखेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन आप क्या करोगे? आपका ये आखिरी मौका है आईआईटी में जाने का। इसलिए आप अपने टीचर्स की बात मानो। आप एक्सपेरिमेंटेशन मत करो कि किसी टेलीग्राम ग्रुप में किसी भैया ने, किसी दीदी ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मैं वो किताब, वो टीचर, वो मॉड्यूल, वो कोचिंग ये फॉलो करूंगा। ऐसे मत करो। अपने टीचर की बात सुनो, उसका एक्सपीरियंस उस टेलीग्राम में
बताने वाले बच्चे से तो बेहतर ही होगा। तो मेक श्योर दैट आप फालतू के किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट ना करें। जो भी आपको बताया जाए, जो भी आपको गाइड किया जाए, उस गाइडेंस को पत्थर की लकीर लेके उसको फॉलो करें। और अगर आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट नहीं है ना, कोई कहे कि यार टीचर सर गलत भी तो गाइड कर सकता है, क्या पता उसको उस बारे में ना पता हो, तो भैया जब तुम्हें उस पे ट्रस्ट नहीं है तो उसको बदल दो। कोई ऐसे बंदे से पढ़ो जिसके ऊपर तुम्हें ट्रस्ट हो, कोई ऐसे बंदे को अपना मेंटर रखो जिसकी बात मानने में तुम्हें दो बार सोचना ना पड़े। ठीक, आगे बात, ड्रॉपर जो होता है ना उसको बड़ी लोनलीनेस फील होती है। ठीक है, तो ड्रॉप ईयर में लोनली फील होना नॉर्मल है, लेकिन रुक जाना नॉर्मल नहीं है ना। लोनली फील होगा, आपके अपने मित्र निकल गए होंगे आगे, कोई आईआईटी में, कोई एनआईटी में, कोई किसी इंजीनियरिंग में, कोई कोई डॉक्टर बन गया, कोई नीट के पेपर में चला गया, किसी ने कॉमर्स रख लिया, कुछ भी आगे निकल गए जीवन के पड़ाव में। और ड्रॉप करने वाले बहुत कम बच्चे बचे, आपके शायद फ्रेंड सर्कल में कोई भी ना हो जो ड्रॉप कर रहा हो, है ना। तो आपको एक लोनलीनेस फील हो सकती है, वो स्वाभाविक है ना। उसको अपना बॉटल नेक नहीं बनाए, उसको अपना रोड ब्लॉकर नहीं बनाए, उसको अपनी एनर्जी बनाए कि भैया मैं अगर इस साल पीछे रह गया हूं तो अगले साल और बेहतर करके बाहर निकलूंगा। शेर भी कहते, चीता भी कहते, शिकार करने से पहले एक कदम पीछे लेता है। तो समझ लीजिए कि आप एक कदम पीछे जा रहे हैं, और इस बार आप जब जंप लगाइएगा तो सीधा आईआईटी में ही लैंड करिएगा। समझ गए बात को। तो उसको अपनी ताकत बनाना है, उस चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनाना है। एक नोटबुक लगा लेनी है जिसमें अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक करना है, क्या क्या गलतियां हो रही हैं मॉक टेस्ट में, क्या टाइम मैनेजमेंट की गलती हो रही है, क्या सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन सही से पिक नहीं कर पा रहा हूं, सॉल्विंग करते समय क्या गलतियां करता हूं, क्या एडिशन की गलतियां हो रही हैं, क्या लैक ऑफ फोकस है, स्पीड क्या बहुत स्लो है, देखो। और सेल्फ एनालिसिस करो, हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक की अपनी गलतियां होंगी, तो वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, उनको आप ढूंढिए, उनके ऊपर आप वर्क करिए। आपको एक और साल मिला है, अनलिमिटेड चांसेस नहीं मिले हैं आपको, इसलिए इस एक साल का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर दीजिए। गलतियों को रिपीट नहीं करिए, गलतियां नई नहीं करिए हर बार, लेकिन एक बार जो गलती हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस चीज को हमें सुनिश्चित करना है। हर बार कोई आपको मोटिवेट करता है, आप मोटिवेट हो जाते हो, 2 दिन पढ़ते हो, फिर छोड़ देते हो। बेसिकली डिसिप्लिन जो होता है ना वो मोटिवेशन से ज़्यादा जरूरी है। सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं, डेली रूटीन से बनता है। हर रोज थोड़ा 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 काम हमें करते रहना है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन कल को नहीं होगा। हमें एक ही समय पे पूरी एनर्जी नहीं लगानी है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी हर रोज लगानी है, ताकि हम धीरे धीरे अपने गोल की ओर बढ़ते रहें। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम टेबल को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन से वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डिसिप्लिन लाइए और आपको मोटिवेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत फील नहीं होने वाली है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना, उनके क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। आरबीसी में आप देखते हैं कि सारे ही, बहुत सारे इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें डाले हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप भाग नहीं सकते। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेफिनेटली डर लगता है, क्योंकि वो थोड़े टफर साइड पे होते हैं, उनको करने में हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है। बट ड्रॉप लिया है तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई, वो नहीं छोड़ोगे तो कैसे चलेगा। सो कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। हर चैप्टर के साथ साथ जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे कैसे सवाल पेपर में आए हैं और हमें अपने आप को और कितना तैयार करना है। प्रीवियस ईयर को एज अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज लेके चलिए, अपना टेस्ट की तरह मत लीजिए, है ना। हर पीवाईक्यू प्रॉब्लम आपका टेस्ट नहीं है, वो आपकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। अपने माइंड को हम ट्रेन करते हैं मैनिपुलेशंस के लिए, उन सॉल्विंग स्किल्स के लिए जिनको हम एग्जाम डे पे यूज करेंगे। तो यूज इट एज अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज
एंड उसको एम्ब्रेस करें, उसको खुली बाहों से उसका स्वागत करें मैं तो कहूँगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को कभी भी ना भूलें। हर मंथ अपना एक सेल्फ ऑडिट करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि हम ये देख पाएँ कि हम प्रेपरेशन के कितने सही ट्रैक पे चल रहे हैं। एफर्ट का सेल्फ एनालिसिस करना है, रिजल्ट का नहीं करना है। रिजल्ट थोड़ा रुक के आएगा, पहले एफर्ट को सही करना होगा। क्या इस महीने मैंने जितना टाइम टेबल बनाया था डेली बेसिस पे, 30 दिन में से कितने दिन मैंने वो टाइम टेबल को अचीव किया? अगले महीने में और क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटा सकता हूँ ताकि मैं वो टाइम टेबल को फॉलो कर सकूँ। एक साल की जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। इसलिए हर मंथ ये देखें कि आप कितना कंसिस्टेंट रहे हैं, और अगले मंथ आप उस कंसिस्टेंसी रेशियो को और कैसे बढ़ा सकते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लो मोटिवेशन डेज में भी पढ़ते हैं। ड्रॉप ईयर में कई सारे लो मोटिवेशन डेज आएंगे। उस समय जो लोग पढ़ गए, उस समय जो लोग उस दिन का काम कर गए, वो आप देखेंगे कि कल को आईआईटी में पहुंच जाएंगे। और जो लो मोटिवेशन डेज में केवल मोटिवेशन वीडियोस ही देखते रह गए, वो सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाएंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे उनके मित्र आज आईआईटी में पढ़ रहे हैं और हम आज भी मोटिवेशन वीडियो ही देखे जा रहे हैं। तो आज से, अभी से आपको ये सुनिश्चित कर लेना है, ये खुद के साथ एक वादा कर लेना है कि मैं डिसिप्लिन्ड वे में अगला 1 साल, अगले 9 महीने, अगले 6 महीने, जितना भी समय आपके एग्ज़ाम में बचे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ूंगा। फोकस मेरा हमेशा एफर्ट के ऊपर रहेगा। मैं डिटेल्ड में कोर्सेज देखूंगा, मैं हर चीज़ के डेप्थ में जाऊंगा और उसको स्टार्ट टू एंड फिनिश करूंगा। मैं कोई भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाऊंगा जेई प्रेपरेशन में आईआईटी को क्रैक करने के लिए, बिकॉज शॉर्टकट्स होते ही नहीं हैं। शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, मैथ्स में होती हैं, फिजिक्स में भी होती है, केमिस्ट्री में भी होती हैं, लेकिन प्रेपरेशन का शॉर्टकट नहीं होता। जो चीज़ को करने में 20 घंटे लगते हैं, वो 20 घंटे में ही करनी है, उसको 2 घंटे में नहीं निपटाना है। यू डोंट हैव टू कंप्लीट इट इन 2 आवर्स। इफ इट इज टेकिंग 20 आवर्स, देन गिव इट 20 आवर्स, अदरवाइज डोंट डू इट। ठीक है, अगर करें तो पूरा करें, अच्छे से करें, कंप्लीट करें, बेसिक टू एडवांस करें, नहीं तो फिर उसको रहने दें, कुछ और कर लें। ओके, आई होप ये वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आइडिया लगा होगा कि हमें ड्रॉप ईयर में कैसे पढ़ना है। फिर भी आपके कुछ सवाल जो है वो रह सकते हैं, हालांकि मैंने कई एरियाज़ को टच किया है। जो भी रह गए हों आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। टाइम लग सकता है 1 दिन 2 दिन का, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा, ये बात पक्की है। इसलिए आपके मन में कोई भी सवाल है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो मैं वीडियो में कवर नहीं किया हूँ। ठीक, और जो बच्चे हमारे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनके भाई बहन, है ना, तो हमारे पास हर क्लास के लिए बैचेज़ हैं। क्लास 11, क्लास 12 और ड्रॉपर्स के लिए भी हमारे बैचेज़ हैं, वो आते रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं। हो सकता है आप वीडियो बाद में देखो तब भी आ रहे होंगे। आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए, आपको मेरे बैचेज़ जो हैं वो सारे दिख जाएंगे, है ना। मेरे जनरली बैचेज़ निम्बस लीजेंड्स नाम से 11th का होता है, नेक्सस लीजेंड्स नाम से 12th का होता है, और ड्रॉपर का फिनिक्स लीजेंड्स नाम से ड्रॉपर का होता है। वो लीजेंड्स, मैं लीजेंड एजुकेटर हूँ, इसलिए वहाँ पे लीजेंड्स लग जाता है मेरे बैचेस के पीछे। तो आप बेसिकली उन बैचेस को पढ़ सकते हैं, उन बैचेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव लगाना नहीं भूलिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यूज़ कोड विनीत लाइव एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।